गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने पूरा इंस्ट्रक्शन को फैच कैसे करते हैं, उसे डिकोड कैसे होता है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है माइक्रो प्रोसेसर में, तो वो पूरा टॉपिक हमने कवर किया था। और आज का हमारा टॉपिक है कि डिफरेंट कंडीशंस में हमारा या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में हमारा माइक्रो प्रोसेसर में डेटा को ट्रांसफर कैसे होता है, यानी डेटा का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। देन उसके बाद हम लोग मशीन साइकिल्स के बारे में देखेंगे। मशीन साइकिल क्या होती है, यानी हमारा टाइमिंग डायग्राम हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। एंड देन ये जो टाइमिंग डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर के लिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि 3 सेक्शन प्रोवाइड किए होते हैं। एक होता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल सेक्शन होता है, देन आपका रजिस्टर सेक्शन होता है, देन आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन भी होता है। तो ये क्या होता है, ये जो हमारे 3 पार्ट्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, वो हमारे डिफरेंट इंटरनल ऑपरेशन भी हम लोग डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, और इसके साथ-साथ हमारे एक्सटर्नल ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। तो इंटरनल ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे सॉरी, इंटरनल ऑपरेशन के साथ-साथ आपका एक्सटर्नल ऑपरेशन में क्या-क्या होता है? जैसे जैसे डेटा को मेमोरी में से रीड करना या राइट करना डेटा में मेमोरी में, ठीक है? इनपुट आउटपुट से कोई डेटा हमारा रीड करना या उसी किसी डेटा को राइट करना इनपुट आउटपुट डिवाइस में। फिर पेरिफेरल जो भी आपका रिक्वेस्ट है उसे सर्विस देना, ठीक है? देन हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए क्या होता है कि आपका ट्रांस कंट्रोल को अदर कंट्रोलर को ट्रांसफर करना, कोई भी सिग्नल को। तो ये सारे सेक्शन, ये जो हमने 3 सेक्शन देखे, अरिथमेटिक, लॉजिक, रजिस्टर और टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन, तो ये सारे पर ये तीनों सेक्शन हमारे ये सब भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक्सटर्नल ऑपरेशन की बात करते हैं तो हम लोग मान लेते हैं 4 4 कंडीशन देखेंगे इसके अंदर हम लोग। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, मान लेते हैं कि पहला 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, रीड और राइट हो रहा है डेटा से, या मेमोरी में या तो मेमोरी में या तो मेमोरी से लिया जा रहा है, ठीक है? या फिर आपका इनपुट आउटपुट में आपका रीड और राइट हो रहा है डेटा। तो इस सिस्टम में क्या है कि मेमोरी चिप्स भी होती है आपकी, जो माइक्रो प्रोसेसर में आपकी यूज़ होती है या फिर आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ में यूज़ होती है। तो उस टाइम में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या करता है, ये सबको डिफरेंशिएट करता है बाय द स्पेशल लाइन्स कॉल्ड एज़ एड्रेस लाइन्स, ठीक है? एड्रेस लाइन से हर एक के एड्रेस डिफाइन करता है, ठीक है? तो ये जो एड्रेस लाइन होती है वो हमारी क्यों यूज़ होती है? मेमोरी लोकेशन फाइंड करने के लिए या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस का कुछ डेटा फाइंड करने के लिए आपका, ठीक है? सिंपल है, एड्रेस लाइन का यूज़ ये होता है, ओके? और एडिशन में क्या होता है, आपका एड्रेस लाइन आपकी डेटा लाइन की तरह भी यूज़ होती है, जो हमारी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होती है एडी 0 से लेके एडी 7 तक। तो उसमें आपका एड्रेस लाइन भी यूज़ हो सक एड्रेस के लिए भी यूज़ होता है और डेटा के लिए भी यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में आपका डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है? तो एड्रेस लाइन का काम क्या है, आपका मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करना, और डेटा लाइन का काम क्या है, आपका डेटा ट्रांसफर को पाथ प्रोवाइड करना। सिंपल है। तो आपका एड्रेस एड्रेस और डेटा लाइन जो होती है उसमें कब आपका एड्रेस की तरह यूज़ करना और कब आपका डेटा बस की तरह उसको यूज़ करना, उसका काम किसका होता है, उसको इंडिकेट करने का काम आपका कंट्रोल सिग्नल का होता है। तो कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, जब भी आपका मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका ये कंट्रोल सिग्नल आपका रिसीव करता है, तब क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है या फिर आपका डेटा को एक्सेप्ट करता है डेटा लाइन से, ठीक है? तो उसके लिए उसे कंट्रोल सिग्नल चाहिए होता है। लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर आपका एड्रेस लाइन या डेटा लाइन या फिर आपका कंट्रोल सिग्नल दोनों यूज हो रहे हैं फॉर बोथ मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, ठीक है? तब तब क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना पड़ता है, ये जो 2 पार्ट है उसको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है? सेपरेटली उसे यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर कोई भी क्रिएट होती है तो जनरली क्या होता है कि आपकी सेपरेट लाइन यूज़ होती है। आपकी मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए आप लोग सेपरेट लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है? और अगर ये लाइन आपकी कंबाइन होती है विथ रीड एंड राइट, तो हमारी 4 डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल होती है, जैसे हमने पहले पढ़ी थी। इससे आई थिंक 2 लेक्चर 1 लेक्चर छोड़ के
इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पूरा पढ़ा था कि मेमोरी रीड यानी MEMR, मेमोरी राइट यानी MEMR डैश, MEWR एंड देन इनपुट आउटपुट रीड IOR और IOW। तो ये हमने जो चारों कंडीशन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है? अगर किसी को भी ये चारों कंडीशन नहीं पता तो प्लीज़ पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके? तो ये चारों कंडीशन आपकी उस टाइम में यूज़ होती है जब आप लोग कंबाइंड रीड और राइट हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए हमारे प्रोसेसर में कौन-कौन सी सीक्वेंस फ़ॉलो होती है? तो फर्स्ट क्या होता है हमारा, कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो आपका एक बीट पैटर्न एड्रेस लाइन पे आपका सेंड करता है। स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के लिए या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, ठीक है? किसी भी चीज़ का इनपुट आउट होगा तो एड्रेस तो चाहिए होगा, तो फर्स्ट आपका एड्रेस सेंड करेगा। देन उसके बाद क्या होगा, अगर आपका डेटा है तो वो डेटा बस को अवेलेबल करवाएगा, माइक्रो प्रोसेसर डेटा बस को अवेलेबल करवाएगा। किसको? मेमोरी को या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है? देन थर्ड पॉइंट क्या है? माइक्रो प्रोसेसर विल जनरेट 4 कंट्रोल सिग्नल, जो हमने पहले MEMR, MEWR, IO और IOW, ये जो हमने 4 कंट्रोल सिग्नल पढ़ी, वो जनरेट करेगा, ठीक है? और अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर राइट करना चाहता है मेमोरी में या फिर हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है? तो कंट्रोल सिग्नल आपका कौन-सा भेजेगा? MEMR, राइट करना चाहता है, तो MEWR भेजेगा या फिर आपका IOW जनरेट करेगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? तो कंट्रोल सिग्नल के साथ-साथ क्या है, वो डेटा भी भेजेगा। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल के साथ-साथ आपका डेटा भी आपका भेजेगा, ताकि आपका जो भी सिलेक्टेड मेमोरी है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वो आपका डेटा लाइन से एक्सेप्ट कर सके, ठीक है? देन हमारा पाँचवाँ पॉइंट क्या है, अगर माइक्रो प्रोसेसर डेटा को रीड करना चाहता है मेमोरी में से या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस में से रीड करना चाहता है, तो वो कौन से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा? MEMR करेगा या फिर IOR करेगा, ठीक है? तो सिलेक्टेड जो मेमोरी होगी या फिर जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, वो कंट्रोल सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, ओके? और डेटा लाइन कंट्रोल सिग्नल को सेंड एक्सेप्ट करेगा और जो डेटा है उसे डेटा लाइन से सेंड करेगा, ओके? और जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो आपका डेटा लाइन से एक्सेप्ट करेगा, ओके? कंप्यूटर में क्या होगा, अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन अगर आपकी ऐसी अराइज़ हुई कि जब आपका जो डिवाइस कनेक्टेड माइक्रो प्रोसेसर से, वो आपका स्लो डिवाइस है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो स्लो डिवाइस है उसके कारण क्या होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादा टाइम लेगी एक्सेप्ट करने में या फिर आपका डेटा सेंड करने में। ये ऐसे केसेस में क्या होगा, जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो अपनी खुद की स्पीड से वर्क करेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो आपका पेरिफेरल डिवाइस है, जो आपने कनेक्ट किया है, वो अपना खुद का खुद की स्पीड कम होने के कारण जो ऑपरेशन उसे रीड या राइट करना है, वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ऐसे टाइम पे आपका माइक्रो प्रोसेसर खुद की स्पीड पे वर्क करेगा, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या होता है आपका कि डेटा बस पे आपका रिप्रेजेंटेशन गलत भी हो सकता है। यानी जो माइक्रो प्रोसेसर है वो फ़ास्ट है। एक चीज़ आपकी फ़ास्ट है, दूसरी चीज़ आपकी स्लो है। तो एक चीज़ तो आपकी आगे निकल जाएगी, ठीक है? तो उसके कारण क्या होगा, गलतियाँ भी हो सकती है। तो माइक्रो प्रोसेसर के डेटा बस पे आपका डेटा गलत भी आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसी चीज़ अगर ऐसी कोई कंडीशन अराइज़ होती है, तो उसे अवॉइड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर में एक लॉजिक होता है, जहाँ पे आपका अगर पेरिफेरल डिवाइस है, वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एबल नहीं होता, तो एक तरीके का सिग्नल जनरेट करता है। माइक्रो प्रोसेसर के लिए सिग्नल क्रिएट करता है वेट का, यानी आप वेट करो। तो पेरिफेरल डिवाइस तो है ना, ऐसा अगर आपका सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है? इन शॉर्ट वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को रेड लाइट दिखा देता है, भाई रुक जा तू, थोड़ा वेट कर ले मेरे लिए, ठीक है? ओके? तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि ऐसा अगर कुछ सिग्नल जनरेट हो रहा है और उसको सिग्नल मिलता है, तो वो वेट करता है। तो यानी कि वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर माइक्रो प्रोसेसर आगे भी चला जाता है, तो आपका जो
आपका पेरिफेरल डिवाइस है, अगर वो स्टॉप का सिग्नल, वेट का सिग्नल अगर जनरेट कर रहा है, तो माइक्रोप्रोसेसर वहीं अटक जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएगा, ठीक है? जब भी ये आपका सिग्नल अगर पेरिफेरल डिवाइस से रिमूव होता है, देन उसके बाद आपका जो माइक्रोप्रोसेसर है वो आगे का स्टेप कंटिन्यू करेगा। ओके, तो ये जो सिग्नल है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस से जो सिग्नल आता है, वो आपका कहाँ किस किस पिन पे आता है? आपका रेडी पिन पे आता है, ठीक है? थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? अगर आपका माइक्रोप्रोसेसर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से आपका कनेक्टेड है और एक सिस्टम बना रहा है, और अगर उस सिस्टम में कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि मान लीजिए आपका कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको माइक्रोप्रोसेसर को वो जो प्रोसेस हो रही है, उसे अटका के कुछ अलग से, कुछ डिफरेंट आपका जो भी कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन है, उसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? तो वो एग्जीक्यूट आपका क्या होगा? करना बहुत ही ज़रूरी होगा, इसीलिए माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? आपका इंटरप्ट इंटरप्ट जो पिन होती है, वो आपकी यूज़ करके, वो सिग्नल आपको देके, आपकी जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, आपकी सीक्वेंस वाइज़, वो आपका रोक देगी। देन वो जो स्पेशल आपने स्पेसिफिक कुछ सर्विस है, वो अगर वो लिख आ रही है, तो वो पहले होगी। देन उसके बाद आपका कुछ भी डेटा एग्जीक्यूट होगा। ओके? तो अगर ये फैसिलिटी अगर ये फैसिलिटी अगर माइक्रोप्रोसेसर में नहीं है, तो क्या होगा? देन इट हैज़ टू गो ऑन चेकिंग वेदर एनी डिवाइस वांट सर्विस और नॉट। अगर किसी किसी डिवाइस को सर्विस चाहिए, तो वो सर्विस पहले प्रोवाइड करेगा। देन उसके बाद आपका बाकी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर माइक्रोप्रोसेसर हैज़ टू गो ऑन चेकिंग फॉल्ट, फॉल्ट कुछ चेक हो रहा है और कुछ फॉल्ट अगर हो रहा है, तो फॉल्ट के अगेंस्ट उसे पहले एक्शन लेना होगा, ठीक है? तो ये अगर आपका कुछ फॉल्ट होता है, तो जो आपका माइक्रोप्रोसेसर का वर्किंग होता है, वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस दिस इंटरप्ट सर्विस रिक्वेस्ट सिग्नल आर यूज्ड, ठीक है? तो जब भी आपके पेरिफेरल डिवाइसेस या पेरिफेरल जो आपके कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, वो आपके किसी सर्विस या फिर आपको कुछ फॉल्ट डिटेक्ट हो रहा है माइक्रोप्रोसेसर में, तो वो क्या करता है? माइक्रोप्रोसेसर में आपका माइक्रोप्रोसेसर में आपका क्या यूज करता है? आपका माइक्रोप्रोसेसर में आपका इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है? इंटरप्ट सिग्नल आपका यूज करता है, ठीक है? और जब भी आपका माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट सिग्नल का रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट करता है, तो क्या करता है वो? इट विल स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स नॉर्मल प्रोग्राम। देन सेकंड क्या करेगा वो? इट विल प्रोवाइड सर्विस टू रिक्वेस्टिंग डिवाइस बाय एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक प्रोग्राम रिक्वायर्ड। दिस प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। और थर्ड चीज क्या करेगा? जब भी आपकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन में हुई या फिर कंप्लीट हुआ प्रोग्राम का कंट्रोल, तो वो नॉर्मल प्रोग्राम पे वापस चला जाएगा और उसे आगे कंटिन्यू कर देगा, ठीक है? तो थर्ड केस था हमारा, जब भी डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होकर सिस्टम बनाते हैं और उसमें अगर कुछ फॉल्ट होता है या फिर आपका कुछ स्पेशल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो आप क्या करते हैं? उसमें इंटरप्ट पिन का यूज करते हैं। चौथा केस क्या रहेगा? जब भी माइक्रो प्रोसेसर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर मेमोरी में से आपका डेटा को रीड करना चाहता है, तो वो कौन से स्टेप फॉलो करेगा, ठीक है? वो कौन से स्टेप फॉलो करेगा, वो भी देख लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो सिलेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस, या फिर उसमें या फिर आपका डेटा रीड करना है आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से, या फिर आपको डेटा को स्टोर करना है। देन आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? मेमोरी में सिलेक्ट करेगा, या फिर आपका उसे स्टोर करना है, या फिर आपको उसमें से डेटा को राइट करना है, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा बाइट हुआ, जो आपने डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आपका मैक्स बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कुछ प्रोसेस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या फिर डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, ठीक है? तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए हमें
अलग से कंट्रोलर चाहिए होगा, ठीक है? अलग से कंट्रोल चाहिए होगा जो हमारा डेटा को ट्रांसफ़र करने में डायरेक्टली इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ में से या मेमोरी में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता हो। तो इस तरीके की प्रोसेस जो होती है डेटा ट्रांसफ़र की, उसे हम लोग डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आपका एक डेडिकेटेड कंट्रोलर होता है जो आपका यूज़ होता है डेटा को डायरेक्टली इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ में से मेमोरी में डालने के लिए, ठीक है? तो उसे हम लोग डीएमए कहते हैं और कंट्रोलर जो परफ़ॉर्म करता है, ये जो चीज़ हमने करी, कंट्रोलर जो परफ़ॉर्म करता है, इसे हम लोग कौन-सा कंट्रोलर कहते हैं? डीएमए कंट्रोलर यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, ठीक है? तो ये जो डीएमए कंट्रोलर होते हैं, वो क्या करते हैं? एक्टिवेट इनपुट आउटपुट डिवाइस करते हैं, देन क्या करते हैं? रीड करते हैं डेटा उसमें से, देन उसे क्या करते हैं? मेमोरी लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं, देन उसे स्टोर करते हैं। तो ये 4 जो कंडीशन ये 4 जो आपके पॉइंट हैं, वो आपके डीएमए कंट्रोलर के हैं, ठीक है? तो ये जो आपका सिंगल ऑपरेशन जो आपका हो रहा है इनपुट आउटपुट से डायरेक्टली आपके मेमोरी में या फिर वाइस वर्सा हो रहा है, तो इसमें हम लोग बाहर से एक कंट्रोलर यूज़ करते हैं, ठीक है? जो हमारा जो ये ऑपरेशन है वो परफ़ॉर्म करता है। तो जो डीएमए कंट्रोल होता है, डीएमए कंट्रोलर वो आपका मेमोरी सिलेक्ट करता है और जो डिफरेंट ऑपरेशन है रीडिंग और राइटिंग के वो आपके परफ़ॉर्म करता है। तो ओनली वन ऑफ देम विल बी यूजिंग एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल लाइन, ठीक है? To implement this, a signal is generated by the DMA controller to microprocessor. Okay. आफ्टर ये आपके जो अभी सिग्नल जनरेट हुआ डीएमए पे, आपका डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर पे जो भी सिग्नल आपका जनरेट हुआ, उसके बाद उसको रिसीव करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या है आपका एग्जीक्यूशन को या फिर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को आपको स्टॉप कर देता है और खुद को आइसोलेट कर देता है बाय द ट्राई स्टेटिंग एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी एड्रेस, डेटा और कंट्रोल सिग्नल यूज़ हो रही है वो डीएमए कंट्रोलर आपका यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो इसके लिए हम 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कौन-सी पिन होती है इसके अंदर? इसके लिए होल्ड और एचएलडी है, ठीक है? तो होल्ड और एचएलडी सिग्नल की पिन हमारी यूज़ होती है अगर हम लोग डीएमए कंट्रोलर यूज़ करते हैं तब, ठीक है? तो ये 4 कंडीशन थी, ये चारों कंडीशन में हमारा डेटा ट्रांसफर किस तरीके से होता है माइक्रो प्रोसेसर में वो हमने पूरा देख लिया। अब देन टाइमिंग डायग्राम हम लोग देखेंगे। सबसे पहले टाइमिंग डायग्राम होता क्या है? तो टाइमिंग डायग्राम क्या है आपका? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? सिग्नल्स का। कौन से सिग्नल्स का? आपके टाइमिंग सिग्नल का आप बोल सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल का आपका बोल सकते हैं। तो इनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम लोग टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। ठीक है? तो कितने ड्यूरेशन के लिए आपका कितने ड्यूरेशन के लिए आपका कौन-सा सिग्नल यूज़ हुआ, कौन-सा पर्टिकुलर सिग्नल एक्टिवेट हुआ उस टाइम पे, ओके? और कौन-सी हमारी इंस्ट्रक्शन एग्ज़ीक्यूट हो रही है, वो पर्टिकुलर टाइम पे कौन-सी हमारी सिग्नल एग्ज़ीक्यूट हो रही है, तो वो सबको एक हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये जो ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसका हम ये जो है वो टाइमिंग डायग्राम होता है, ठीक है? उसी को हम लोग टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, मशीन साइकिल होती है और की स्टेट होती है, ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल की डेफिनिशन क्या है? द सीपीयू फेचेस वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट इट। द एसेंशियल स्टेप required by the CPU to fetch and execute an instruction is called instruction cycle. ओके? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है कि सीपीयू होता है वो इंस्ट्रक्शन या तो मेमोरी से एक पर्टिकुलर टाइम पे मेमोरी से वो फेच करता है मतलब लेता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये लेने के लिए और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी स्टेप रिक्वायर्ड होता है सीपीयू के द्वारा, ठीक है? और जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है उसे हम लोग उसी साइकिल को हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं, ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो हमारी फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल दोनों कंसिस्ट करती है। तो फेच साइकिल में क्या होता है सीपीयू कोई भी ऑपकोड होता है, ऑपकोड का मतलब में हम लोग
पहले से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ऑपकोड का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो ऑपकोड को फेच करती है मेमोरी में से, देन इट acquire it acquire the data from the memory and complete operation that is specified in the instruction is constituted by the execution cycle। ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का काम क्या है? सिंपल है, फैच करना, एग्जीक्यूट करना, फैच करना, एग्जीक्यूट करना, सिंपल है। ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल 2 साइकिल होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपकी, एक होती है आपकी फैच साइकिल, देन आपकी एग्जीक्यूशन साइकिल। ओके? तो तो फैच साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल आपकी क्या होती है? कैरिड आउट इन अ सिंक्रोनाइजेशन विद द क्लॉक। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए आईसी, देखिए उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इंस्ट्रक्शन साइकिल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? एक इंस्ट्रक्शन होगी आपकी कोई भी, उसमें आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल में 2 साइकिल होगी, एक आपकी होगी फेच साइकिल, देन आपकी होगी एग्जीक्यूशन साइकिल। ठीक है? तो फेच साइकिल कौन सी है आपकी? ये जो अपवर्ड फेच है, यानी T1 से लेके T3 तक, ये फेच साइकिल है आपकी। इस टाइम पे क्या होता है आपका अपवर्ड फेच हो रहा है। देन आपकी T1 से लेके अगेन T3 तक आपकी है एग्जीक्यूशन साइकिल, यानी उसमें क्या हो रहा है आपका रीड हो रहा है डेटा या फिर एग्जीक्यूट हो रहा है डेटा आपका। ठीक है? तो ये टोटल मिला के, यानी ये 6 साइकिल है, 1 2 3 1 2 3। तो जो ये जो 6 साइकिल है वो मिला के आपका क्या हो रहा है, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल आपकी बन रही है। यानी जो इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट लाइन होती है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कितने साइकिल की ज़रूरत होती है? 6 साइकिल की। ठीक है? इंस्ट्रक्शन के फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए 6 साइकिल की ज़रूरत होती है। पहले 3 में आपका अपवर्ड फेच होता है, देन आपका अगेन तीसरी जो बची आपकी 3 बची, उसमें आपका रीड होता है डेटा या फिर आपका एग्जीक्यूट होता है डेटा। ठीक है? देन आपकी मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल क्या है आपकी? तो मशीन साइकिल की डेफिनेशन क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर टू कंप्लीट द ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड मशीन साइकिल। ओके? तो ऑपरेशन लाइक अपवर्ड फेच हो गया, मेमोरी रीड हो गई, मेमोरी राइट हो गई, इनपुट आउटपुट रीड हो गया, इनपुट आउटपुट राइट हो गया है। तो ये सब क्या है? मशीन साइकिल के द्वारा परफॉर्म हो रही है। ओके? तो एन इंस्ट्रक्शन साइकिल thus consist of several machine cycles। 8085 जो होती है उसमें 7 तरीके की मशीन साइकिल होती है। ठीक है? 7 तरीके की मशीन साइकिल कौन-कौन सी होती है? वो मैं यहाँ पे आपको टेबल में बताया हुआ है पूरा। देखिए, 7 तरीके की साइकिल कौन सी है? एक होती है आपकी अपवर्ड फेच। ठीक है? जो हमने यहाँ पे अपवर्ड फेच देखी, जो साइकिल देखी हमने अपवर्ड फेच की, जो टाइमिंग डायग्राम देखा, 3 टाइमिंग डायग्राम, तो ये आपकी एक तरीके की मशीन साइकिल हो गई। ठीक है? मेमोरी रीड होती है, मेमोरी राइट भी होती है आपकी, इनपुट आउटपुट रीड होती है, इनपुट आउटपुट राइट होती है, आईएनटीआर एक्नॉलेजमेंट होता है, देन बस हैंडल होते हैं। ठीक है? तो उसके ये कुछ सिग्नल्स हैं, पिन्स के ऊपर कौन-कौन से सिग्नल आते हैं वो देख लें, वो भी है आपके यहाँ पे पूरा टेबल में आपको शो किया है। ठीक है? तो इस तरीके से आपके स्टेटस सिग्नल आते हैं और इस तरीके से आपके कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। ठीक है? तो ये हमारी कुछ मशीन साइकिल्स थी हमारी, 7 टाइप की मशीन साइकिल्स होती है। ओके? तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देन आपका टी स्टेट। तो टी स्टेट की डेफिनेशन क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म एन ऑपरेशन इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जैसे आपका स्पेसिफिक क्लॉक साइकिल हो गया, तो ये जो ईच क्लॉक साइकिल इज कॉल्ड एज अ टी स्टेट। ओके? कुछ माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन को करने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में आपका ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो वो जो टाइमिंग पीरियड हुआ, जो आपका जो टाइमिंग पीरियड हुआ या फिर जो क्लॉक साइकिल हुई, उसे हम लोग टी स्टेट कहते हैं। ओके? तो ये जो टी स्टेट है वो द नंबर ऑफ टी स्टेट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इज कॉल्ड मशीन साइकिल। जो ये टी स्टेट है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो टी स्टेट रिक्वायर्ड होते हैं, जो ऑपरेशन हुआ, उसे हम लोग मशीन साइकिल कहते हैं। ठीक है? तो मशीन साइकिल क्या होती है? मशीन साइकिल कंसिस्ट 3 टू 6 टी स्टेट, 6 से 3 से 6 टी स्टेट चाहिए और एक टी स्टेट आपका क्या होता है? 1 क्लॉक पीरियड होता है। ठीक है? और इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट 1 टू 5 मशीन
साइकिल्स। ओके, ठीक है। एक मशीन साइकिल होती है वो 3 से 6 टी स्टेट चाहिए उसमें। एक मशीन साइकिल में आपको 3 से 6 टी स्टेट चाहिए। और जो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो 1 से 5 मशीन साइकिल आपकी कंसिस्ट करती है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जो आपको फिगर बताई है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट की आपकी रिलेशन है। जैसे आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो आपको 1 से 5 मशीन साइकिल चाहिए। ठीक है? और एक मशीन साइकिल को 1 से लेके 6 तक आपकी टी स्टेट चाहिए। मिनिमम 3, मैक्सिमम 6 टी स्टेट। ठीक है? समझ गए? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ टी स्टेट इफ द 4 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल इज कनेक्टेड टू द 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो सिंपल है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको जाननी है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी टी स्टेट जानना है आपको, ठीक है? क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 4 मेगाहर्ट्ज की है। तो टी स्टेट यानी टाइमिंग डायग्राम सिंपल है, टाइम फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1 टी स्टेट इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 4 मेगाहर्ट्ज। देन आपका टाइमिंग आ जाएगा आपका 0.25 माइक्रो सेकंड। सिंपल है। तो एक टी स्टेट को परफॉर्म करने के लिए कितना चाहिए? 0.25 माइक्रो सेकंड में काम चाहिए, हो जाएगा हमारा पूरा। ओके, तो ये हमने पूरी टाइमिंग डायग्राम देखी। ठीक है, देन उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट इन तीनों का रिलेशन भी देखा। ओके, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को आपकी 6 1 से लेके सॉरी 1 से लेके 5 1 से लेके 5 मशीन साइकिल की ज़रूरत होती है। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को 1 से लेके 5 मशीन साइकिल चाहिए और एक मशीन साइकिल को आपकी 3 से 6 टी स्टेट चाहिए। मिनिमम 3, मैक्सिमम 6। ओके, अब उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन आपका किस तरीके से होता है। तो देखिए, क्लॉक सिग्नल, सबसे पहले हम लोग क्लॉक सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। टाइमिंग डायग्राम में क्लॉक सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो हमेशा क्लॉक सिग्नल के रेफरेंस में ही आपका ऑपरेट होता है। ठीक है? तो पिन आपकी x1 और x2 अगर आपकी क्लॉक जनरेटर है और ये फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, आपकी डिवाइडेड बाय 2 होती है। ठीक है? जो भी आपकी क्लॉक जनरेट हो रही है, जो भी आपका टाइमिंग जनरेट हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2। तो यही आपका हो गया पूरा माइक्रो प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी। सिंपल, जो भी फ्रीक्वेंसी आप बाहर से दे रहे हैं क्रिस्टल थ्रू, ठीक है? क्रिस्टल थ्रू या फिर किसी भी तरीके से आप कैपेसिटर से आपको कोई फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, ओके? तो वो क्रिस्टल डिवाइड बाय 2, जो फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल की है उसके डिवाइड बाय 2, तो वही फ्रीक्वेंसी आपकी माइक्रो प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी हुई। और इसी फ्रीक्वेंसी पे माइक्रो प्रोसेसर वर्क कर रहा है, तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो आइडियली क्या होता है, क्लॉक होती है वो वेरी लेस राइज और फॉल टाइम, 2 टाइप का होता है उसमें। राइज टाइम होता है, फॉल टाइम होता है। देखो आपको फिगर में बता रहा हूँ, जो टीआर है आपका, ये जो आपको टीआर से डिवाइड किया है वो आपका क्या है, टीआर से डिवाइड किया है वो आपका राइज टाइम है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, आपकी राइज हो रही है, जो ये सिग्नल है वो आपका राइज हो रहा है। देन टीएफ है आपका, टीएफ क्या है आपका, फॉल टाइम है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, सिग्नल आपका फॉल हो रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉक को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से है। ठीक है? उसके बाद सिंगल लाइन सिग्नल। इसमें क्या होता है, सिंगल लाइन सिग्नल में आपका दो तरीके के दो तरीके के सिग्नल होते हैं, या तो हाई होगा या तो लो होगा। सिंपल है, हाई होगा तो लॉजिक जीरो होगा, सॉरी, लो होगा तो लॉजिक जीरो होगा, लेकिन हाई होगा तो लॉजिक वन होगा। सिंपल है। फिगर में भी आपको बताया है, जीरो है तो लो है, हाई है तो वन है, तो उसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ओके, देन हमारा थर्ड है हमारा मल्टीपल लाइन सिग्नल। इसमें क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर आपका मल्टीपल मल्टीपल लाइन यूज करता है। तो ये हमारी जैसे बस सिग्नल या फिर हमारी एड्रेस सिग्नल यानी AD0 से लेके AD7 तक की अगर बस यूज हो रही है हमारी, जो पिन यूज हो रही है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल लाइन सिग्नल का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक लाइन आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी बस लाइन, और एक लाइन आपकी सॉरी एक लाइन आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, एड्रेस लाइन, और एक लाइन आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी,
डेटा लाइन, ठीक है। तो ये जो अगर यहाँ फिगर में देख लेते हैं हम लोग, फिगर में जैसे आपका ये दो लाइन क्रॉस हो रही है, देखिए ये क्रॉस हो रही है, यहाँ पे क्रॉस हुई, ये एक्स बनाया आपका, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस हुई। तो इसमें क्या होगा, ये टाइम में क्या होगा, जो हमारा जो टाइम है, तो उस टाइम में क्या है, सिग्नल आपके चेंज होंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, कंटेंट जो है वो उस टाइम पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, देन उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मान लिया देते हैं, ये जो पहली लाइन है वो आपकी फर्स्ट लाइन जो है आपकी, वो आपकी एड्रेस लाइन है, और जो सेकंड लाइन है नीचे वाली, वो आपकी डेटा लाइन है। तो ये जो आपका पीरियड है, ये जो आपका एक्स वाला पीरियड है, इतने टाइम में क्या होगा, कोई भी तरीके का डेटा एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका चेंज हो रहा है उस टाइम पे, जो डेटा लाइन है, जो डेटा लाइन आपकी एज एड्रेस बस यूज हो रही है आपकी, वो आपकी डेटा बस की तरीके से यूज होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हम लोग उसे इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, चेंज करते हैं जब, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, मल्टीपल लाइन विद हाई इम्पीडेंस। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मल्टीपल लाइन का मतलब हमारा हो रहा है काम, लॉजिक 0 भी है, लॉजिक 1 भी है, ठीक है, और ट्राई स्टेट, ये तीन हमारे पास स्टेट हो गए। तो उस टाइम पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस टाइम पे हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपर लाइन आपकी 1 डिनोट करेगी, ठीक है, ये 0 डिनोट करेगी, ठीक है, लॉजिक 1 लॉजिक 0, और ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन हमारी ट्राई स्टेट डिनोट करेगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हमारे पास तीन लॉजिक हुए, लॉजिक 0 1 और ट्राई स्टेट, तो उसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वैलिड कितना होगा, जितना हमारा ये पार्ट होगा, ये देखिए, ये जितना पार्ट इसमें बताया है, ये इतना, देन ये इतना, तो ये इतने पार्ट क्या है, हमारे वैलिड पार्ट है। इसके अलावा वाले जो पार्ट है वो हमारा ट्राई स्टेट का पार्ट है, ठीक है। उस टाइम में हमारा माइक्रो प्रोसेसर ट्राई स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। देन सिंगल लाइन और सिंगल इफेक्ट, हम लोग ये भी देख लेते हैं, सिंगल लाइन और सिंगल इफेक्ट सिग्नल, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तीन सिंगल लाइन आपको यहाँ फिगर में दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट जो आपकी सिंगल लाइन है, वो आपकी देखिए, ये आपका हाई लॉजिक है, तो इस टाइम पे आपका माइक्रो प्रोसेसर आपका हाई लॉजिक पे वर्क करेगा, और उसी टाइम पे आपका जो ये दूसरी लाइन है वो आपकी जीरो लॉजिक पे है, ठीक है। एंड देन आपकी जो थर्ड लाइन है वो आपकी हाई पोजीशन पे है, यानी वन पोजीशन पे, लॉजिक वन पे है। तो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन यही हमारी रिप्रेजेंट करेगी, उसी टाइम पे उसका वर्क होगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये देखिए, ये जो एरिया है आपका, ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, इस एरिया में आपका वर्क नहीं होगा, इतने टाइमिंग के लिए आपका वर्क नहीं होगा, ठीक है। ये वाला टाइमिंग और इसकी अगर लाइन कहते हैं तो ये वाला टाइमिंग, तो इस टाइम पे आपकी लाइन वन और लाइन टू यूज आपकी नहीं होगी, लाइन वन और लाइन टू आपकी यूज नहीं होगी। देन उसके बाद आपका ये लॉजिक जीरो हो जाएगा और ये हाई हो जाएगा, ओके। सिंपल है, सिंपल सिमिलरली आपका फर्स्ट और थर्ड में होगा, सिंपल है। तो ये इस तरीके से हम लोग सिंगल लाइन और सिंगल इफेक्ट को हम लोग सिग्नल में रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं। देन उसके बाद मल्टीपल लाइन और सिंगल इफेक्ट सिग्नल, तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सेवन टॉपिक है हमारा हाई एट से लेके A15 हायर ऑर्डर एड्रेस। तो हायर ऑर्डर एड्रेस आपका क्या हो जाएगा, एट से लेके A15। तो इसमें क्या होगा, T1 T2 T3 स्टेट होंगे मशीन साइकिल के, वो आपके यूज होंगे एक्सेप्ट दी बस आइडल साइकिल। और ड्यूरिंग द T4 T5 और T6 में आपका अपकोड फेच होगा, अपकोड फेच होगा। द कंटेंट ऑफ A8 A15 एंड A8 to A15 आर नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये देखिए, आपने क्लॉक सिग्नल T1 T2 T3 तीन टी स्टेट लिए आपने। तो इस टाइम पे क्या होगा आपका, देखिए ये आपने क्लॉक सिग्नल अप्लाई करी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका हर जगह आपका ये जो आपका टी स्टेट है तो आपका इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो हर
जगह आपका इसी तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए क्लॉक स्टेट, ठीक है? कोई एक ही क्लॉक स्टेट आप लोग पकड़ के रख सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइम पे क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा आपका 4 टी स्टेट तक यानी 4 टी स्टेट तक यानी यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक क्या होगा आपका अपवर्ड फेज साइकिल होगी, ओके? A8 से A15 तक आपकी अपवर्ड फेज साइकिल होगी, ओके? देन केस 2 में क्या होगा आपका 60 स्टेट तक आपकी अपवर्ड फेज साइकिल होगी, ओके? इतने एरिया में आपका T1 से लेके T3 तक जो अपवर्ड फेज होगी। देन उसके बाद का जो T4 से लेके T5 तक का आपका जो एरिया है, वो आपका एरिया आपका अनस्पेसिफाइड, लेकिन उसमें क्या काम हो रहा है वो आपको पता नहीं है, इसीलिए आप उसे इस तरीके से डिनोट करेंगे। देन वापस आपका T1 चालू हो जाएगा, ओके? तो ये आपकी आपको अगर 40 स्टेट अपवर्ड फेज साइकिल है तो आप लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। केस 2 में अगर आपके 60 के स्टेट अपवर्ड फेज साइकिल है, आप तो आप क्या करेंगे, T1 से लेके T3 तक तो आपको उसे एड्रेस को फेच करवाना ही है, लेकिन T4 से लेके T6 तक आप लोग उसे अनस्पेसिफाइड कर देंगे। देन वापस आपकी T1 स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे आपकी T1, T2, T3 आपकी एड्रेस फेच होगा, देन उसे अनस्पेसिफाइड किया जाएगा, ओके? और केस 3 अगर आपका मेमोरी रीड और आपकी मेमोरी राइट साइकिल यूज हो रही है, तो उस टाइम में आप लोग कुछ इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके? तो इस तरीके से हम लोग हायर ऑर्डर बस को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? नेक्स्ट है हमारा AD0 से लेके AD7 यानी लोअर ऑर्डर एड्रेस या फिर